आप देख रहे हैं आम मत इंडिया का विशेष कार्यक्रम चर्चाएं मुद्दा। आज का मुद्दा है बिहार विधानसभा परिणामों के ऊपर। हम चर्चा करने जा रहे हैं इस रुझानों के ऊपर जो लगातार रुझान आ रहे हैं सुबह से ही। एनडीए और महागठबंधन, बिहार के अंदर इन दो में ही टक्कर है, उसके अलावा कोई भी टक्कर नहीं है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी और बीजेपी के बीच में अभी तक के रुझान यही कह रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं जितेंद्र प्रधान जी और शरद शर्मा जी। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के ऊपर अच्छी अपनी पकड़ रखते हैं। शरद जी, जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, चर्चाएं मुद्दा में। अपना समय निकाल करके आप आए, उसके लिए धन्यवाद। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जितेंद्र जी, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूंगा। सवाल नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं इससे आपको आपका एक राय जानना चाहता हूं कि अब तक का जो भी रुझान जो चल रहे हैं, आपने देखे भी होंगे सुबह से जो चल रहे हैं, उनको आप किस तरीके नजरिए से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से रुझान चल रहे हैं, उन रुझानों को देखा जाए तो ये लगता है कि राजनीतिक पंडितों और जो चुनाव पूर्व सर्वे होते हैं, उनको इन रुझानों ने धत्ता बता दिया है। जिस तरह से यह माना जा रहा था कि इस बार शायद ही नीतीश कुमार की वापसी हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चुनाव प्रबंधन की सराहना की जाएगी, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, चुनाव के लिए एक पूरी टीम लगती है, पूरा प्रबंधन लगता है, उसकी सफलता मानी जाएगी। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को हराना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसा बहुत कम होता है एंटी इनकम्बेंसी, जब लगातार 15 साल से कोई व्यक्ति सत्ता में हो, कोई पार्टी सत्ता में हो। नीतीश कुमार लगातार 15 साल से सत्ता में, चाहे वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो लगातार सत्ता में रहे। उसका कारण ये था, उसके बाद में आप देखिए कोरोना का वो आया दौर, उसमें बिहार के लोग पूरे भारत में प्रवास करते हैं और अपने काम धंधे करने के बाद अपना परिवार का पालन करते हैं। बिहार के लोगों को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। उसको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा और प्रवासियों का मुद्दा इस बार नीतीश कुमार को भारी पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, उसमें साफ है 130 के करीब एनडीए जाता दिख रहा है। 100 प्लस, 100 से थोड़ा ऊपर नीचे वो महागठबंधन की सीटें आ रही है। इस बार महागठबंधन ने कांग्रेस से गठबंधन किया, उसके साथ सीपीआईएम और सीपीआईएम माले, इनसे भी उनका गठबंधन हुआ। शरद जी, इसी के इतर में आपसे रोकना चाहूंगा जितेंद्र जी, इसी के इतर, क्योंकि एक सवाल मेरा बहुत आ रहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि जैसे कि जितेंद्र जी ने भी बताया कि 130 प्लस सीटें, यानी कि पूरा का पूरा एक तरीके से उनको पूर्ण बहुमत मिल रहा है बीजेपी, आरजेडी, जदयू और उनके सहयोगियों को। उल्टा हो चुका है, यानी कि अगर हम देखें, अगर एग्जिट पोल उल्टा बता रहे थे कि आरजेडी प्लस की जो सीटें हैं, यानी महागठबंधन की सीटें हैं, वो इस तरीके से आएंगी, और इस तरीके से जिस तरीके से इस समय रुझान में दिख रही हैं सीटें, वो रहेंगी एनडीए की। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अपनी पिछली बार जब चर्चा हुई थी तब मैंने कहा था कि मैं 100% इसको सही नहीं मानता हूँ जो ये सर्वे है, क्योंकि इसमें एक तो नंबर ऑफ वोट्स जो होते हैं या नंबर ऑफ वोटर्स जिनसे बात की जाती है, उनकी संख्या काफी कम होती है। और कई मामले में ऐसा भी हो चुका है, हालांकि 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये बिल्कुल पलट सा गया एक तरह से माना जाए तो। जितना एक तरह से कहा जाए कि 4 जो सर्वे थे वो बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी क्लीन स्वीप के साथ, और 4 जो है कांटे की टक्कर बता रहे थे। तो ना तो कांटे की टक्कर है ना क्लीन स्वीप है। यहाँ तो लग रहा है कि रिवर्स इफेक्ट शुरू हो गया है, और अब ये रिवर्स इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ये कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी, जैसे प्रधान जी ने बोला कि एंटी इनकम्बेंसी, वाकई में एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मजदूरों के मामले में उन्होंने कहा, प्रवासी मजदूर, जो प्रवासी लोग जो थे, वो किस तरह से कष्ट सहन करके वापस आए, वो पूरे देश के लोग जानते हैं, सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे देश के। और यह रोष जो था वोटर्स में भी नजर आया था कि जो यूथ वोटर्स जो है, वो बेरोजगारी, प्रवासी मजदूर लोग जो थे उनका, और प्लस एंटी इनकम्बेंसी, 3 चीजों को लेके आया। लेकिन अब जब ये बात उठ रही है, हालांकि अभी कुछ देर पहले, जब आधा घंटे पहले जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी 30% वोटों की ही काउंटिंग हुई है, तो बहुत जल्दी बड़े नतीजों पे अंदाजा लगाना संभव नहीं है। और काफी हद तक मेरा कयास ये है कि एक हंग असेंबली बन सकती है। ओके, यानी कहीं ना कहीं त्रिशंकु विधानसभा बनने की और आप भी बात कह रहे हैं? हाँ, त्रिशंकु तो नहीं, मतलब रहेंगे तो, लेकिन वो ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जोर रहेगा कि निर्दलीयों को कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, निर्दलीयों की, क्योंकि करीबन 52 से 55 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जिसमें
वोट का जो मार्जिन है वो 500 से 1000 के बीच में है, जो कि एक असेंबली इलेक्शन में बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि हो सकता है ये रिवर्स इफेक्ट हो जाए, कहीं इधर पलट जाए या उधर पलट जाए। मतलब कुल मिला के स्थिति ये है कि जब 60-70% वोटों की काउंटिंग हो जाएगी, तब काफी हद तक मैं मानता हूँ ये खुल के बात सामने आ जाएगी। क्योंकि जब इनिशियली जब सुबह जब वोटिंग शुरू काउंटिंग शुरू हुई थी, सॉरी, तो उस समय महागठबंधन को 1-2 बार आगे बताया गया था, मतलब शुरुआती 1 घंटे का रुझान था वो, बिल्कुल। और उसके बाद से लगातार एनडीए को आगे बताया गया। तो देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। जी। जितेंद्र जी, मोदी साहब भी वहां गए, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहां पर गए बिहार के अंदर। उन्होंने अपनी तकरीबन उनकी 12 रैलियां थी, जनसभाएं थी, जिनको उन्होंने संबोधित किया अलग अलग चरणों के अंदर। 3 चरण हुए, तीनों चरणों के अंदर उनकी अलग अलग जनसभाएं थी जिनको उन्होंने संबोधित किया। नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था, शायद आपको भी पता होगा, कि उन्होंने कहा था यह मेरा अंतिम चुनाव है। क्या ये अंतिम चुनाव की जो लाइन थी, ये उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे गई कि लोगों में संवेदना आई हो, या किसी और कारण, कोई क्या कारण रहे कि जो रुझान जो नेगेटिव में आने चाहिए थे वो पॉजिटिव में आने लग गए? देखिए पुलकित जी, हर राजनीतिक जो पार्टी है और राजनेता है, जी। चुनावी दंगल में अपने जो कमान में सारे तीर है उनको इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही इसी तरह की अपील मानी जाती है। इसमें इस अपील में उन्होंने भावनात्मक अपील की लोगों से, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के कद्दावर नेता है, इससे कोई में दो राय नहीं है। और बिल्कुल। चाहे वो एनडीए में रहे, चाहे यूपीए में से भी काफी समय जुड़े रहे, तो वो उनका कहीं ना कहीं बिहार की जनता से लगाव है। इसी वजह से उन्होंने एक भावनात्मक अपील की, और उसका जिस तरह से रुझान आ रहे हैं लगातार, हालांकि जैसे शरद जी ने फरमाया कि रुझान अभी इस रुझानों को एक तरह से चुनाव घोषणा नहीं कहा जा सकता, ये पूरी तस्वीर अभी साफ हाँ, तो नहीं है। अभी 3 लेकिन सीटें मोटा ही, मोटा ये अनुमान लगाया जा सकता है मैं आपको बता दूं, मैं आपको जानकारी एनडीए दे दूं सत्ता दर्शकों में। को और आपको भी, कि मैं, सॉरी, मैं आपको माफी मांगना चाहूंगा जितेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। जी जी अभी को जानकारी जी। देना चाहूंगा कि 3 सीटों के अभी तक टोटल 4 सीटों के परिणाम आए, जिनमें से 3 सीटें एनडीए ने जीती और एक सीट जो है वो महागठबंधन ने जीती है। जी। लेकिन जिस तरह से जो चुनाव रुझान होते हैं, उनसे एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। अभी लगभग 50% से ज्यादा मतगणना हो चुकी है। जो जिस हिसाब से ट्रेंड होते हैं आमतौर पर मतगणना का, शरद जी ने भी लंबे टाइम से कई चुनाव देखे हैं, कवरेज किए हैं। 50% हो चुकी है, 50% वोट मेरे ख्याल से गिना जाना बाकी है। तो शाम को 8 बजे तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उसमें ये लग रहा है कि एनडीए एक बार फिर सत्ता में लौट रहा है। नीतीश कुमार को जिस तरह से पहले सीएम प्रोजेक्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल होने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हैं। जी। प्रधानमंत्री जी की घोषणा से याद आया कि शरद जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जो है वो अलग गेम खेलना चाह रही है, अलग माइंडसेट से गेम खेलना चाह रही है? क्योंकि अगर हम देखें तो अभी इस समय जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए नहीं, उसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो ऐसा वो सोच नहीं रही कि जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया, या फिर शिरोमणि अकाली दल के साथ में भी उन्होंने साइड लाइन कर दिया और उनसे पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या आपको लगता है कि जदयू के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सीधी सी बात ये है कि ये इनके लिए एक सबक भी है, जिसके कारण ये जदयू को अपने साथ रखना चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद ये सरकार नहीं बना पाए, और काफी हद तक शिवसेना के कारण ही ये वापस वहां नहीं घुस पा रहे हैं। तो उसको देखते हुए, और दूसरा कारण ये बताऊंगा मैं आपको, झारखंड का। झारखंड जी। में भी सारी जो एनडीए की पार्टियां थी वो सब अलग अलग होके लड़ी। इसके कारण वो वहां पे सरकार नहीं बना पाया और शिबू सोरेन ने फुल मेजोरिटी के साथ अपनी एक सरकार बनाई। हालांकि वो फिर भी यूपीए की गवर्नमेंट की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी झारखंड में शिबू सोरेन एक मतलब सिंगल प्लेयर के रूप में आ गए हैं गवर्नमेंट में, और उनके बेटा मुख्यमंत्री बन गया है। बिल्कुल। अब रही बात सर जी, बिहार की। जी जी जी। जी। एक चीज, एक रोचक, माफ करना बीच में मैंने आपको रोका, एक रोचक तथ्य की और जानकारी देना चाहूंगा। इस बार कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एमआई जो ओवैसी की पार्टी है वो भी चुनाव लड़ी, उसके अलावा एलजेपी जो ये पासवान की पार्टी है, जी। जी। चिराग पासवान जिसको लीड कर रहे हैं, रामविलास पासवान के बेटे, उन्होंने भी अलग चुनाव लड़ा। क्या मत विभाजन से कहीं न कहीं चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ बड़े पैमाने पर? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें देखिए सीधा सा नुकसान जो हुआ है एलजेपी के लड़ने से, जो सीधा नुकसान हुआ है वो जेडीयू को हुआ है।
और किसी को नहीं हुआ है। बीजेपी को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है इसका, एलजेपी के खड़े होने से सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को हुआ है। और आप बिल्कुल देखेंगे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है बीजेपी आ रही है, ये दिख रहा है बेसिकली कि मेन कंटेस्ट जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। बिल्कुल। जेडीयू और कांग्रेस बहुत पीछे बैकफुट पे जा चुके हैं, जो एक तरह कांग्रेस से तो कहते हैं पहले से मेन ही की सर, प्लेयर्स में है नहीं। शरद सर पहले से ही कांग्रेस है वो तो पहले से ही बैकफुट पे थी। एलजेपी एक 18 सीटें हैं, 18 जो सीटें हैं उनके ऊपर ही उसकी पकड़ है। अगर हम बात करें, अगर 18 के 18 सीटें वो जीत जाएगी तो ये बेवकूफी होगी बिल्कुल ही कहना कि वो सारी की सारी 18 सीट जीत जाएगी। हाँ ठीक है, वो अब पिछली बार की तुलना में अगर 2-1 लेके आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एलजेपी किसी भी उसमें नहीं है, ना कांग्रेस है। मेजरली तो तीनों के बीच में ही मुकाबला है, खासतौर पे बीजेपी। देखिए पुलकित क्या है देख कि एलजेपी को जो है वो वोट कटवा पार्टी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चाहे वो बिल्कुल। झारखंड चुनाव रहे हो, वहां हाँ पे वो कोई एलजेपी सी इंडिपेंडेंटली लड़ी थी। ठीक बिल्कुल है, बिहार में भी एलजेपी इंडिपेंडेंटली लड़ी है। बिल्कुल। तो वोट कटवा पार्टी के नाम से ये जाने जाते हैं, और मुख्य रूप से इन्होंने जेडीयू के ही वोट काटे हैं, बीजेपी के नहीं काटे हैं। नहीं बीजेपी वो के जो काट, हाँ डेडिकेटेड बिल्कुल वोटर हैं वो बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, आरजेडी के जो डेडिकेटेड वोटर्स हैं वो आरजेडी के साथ हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। अब रही बात एलजेपी की, तो एलजेपी ने मेन रूप से जो नुकसान पहुंचाया है वो गठबंधन में कहीं ना कहीं जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है, जिसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि जेडीयू की सीटें लगातार कम हो रही है, बढ़ी नहीं है। सबसे बड़ी चीज, अभी तक के जो रुझान है उसमें जेडीयू तीसरे नंबर पे ही चल रहा है, कांग्रेस चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे पे आरजेडी और तीसरे पे जेडीयू। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं ये आपकी मान जो के चले। पार्टी है, यानी कि अभी आप एलजीबी की बात कर रहे थे ये देखिए, वोट कटवा पार्टी जो है, तो मतलब वो तो पीछे चल रही है, तो 18 के ऊपर ही वो सीटों के देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे शरद जी जी ने कहा कि एलजेपी ने कहीं न कहीं जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, इससे मैं बिल्कुल। सहमत हूँ। एलजे दोनों में ही सीटों को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी, उसके बाद दोनों को अलग-अलग लड़ना पड़ा। बीजेपी इस अवस्था में न्यूट्रल अवस्था में रही। न्यूट्रल मानी बीजेपी का एक अलग ट्रेडिशनल वोटर है, एलजेपी का एक अलग ट्रेडिशनल वोटर है। कहीं न कहीं जो ओवैसी की पार्टी वहां चुनाव मैदान में उतरी, उससे कहीं न कहीं महागठबंधन को नुकसान हुआ है। ये ऐसा चुनावी पंडित भी मानते हैं। मेरा जो आकलन है, जहां भी ओवैसी चुनाव मैदान में उतरे वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है, और जो महागठबंधन या कथित रूप से जो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष दलों का जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन, उसको नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए आप, मत विभाजन जिस तरह से हुआ, उसका फायदा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को मिला। हर सीट का अगर आकलन किया जाए तो हर सीट पे जो उत्तर प्रदेश की पर नजर कर रहे हैं, तो वहां हर सीट पे ओवैसी के उम्मीदवारों ने काफी संख्या में वोट प्राप्त किए। और ये भी पता है कि ओबीसी के जो ट्रेडिशनल वोटर है वो किस समुदाय से, किस वर्ग से है, उनकी पैठ किस समुदाय में है, तो वो वोट आमतौर पर पहले कांग्रेस का माना जाता था। जिस तरह से एलजेपी जो पिछली बार गठबंधन में थी, तो एलजेपी के साथ होने से जेडीयू को फायदा हुआ था, इस बार नुकसान हुआ है। तो कहीं न कहीं जो चुनावी गठबंधन है उसका नफा नुकसान एक चुनावी समीक्षा के तौर पर अपन देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि मोदी का जो मंत्र है और नीतीश कुमार की जो भावनात्मक अपील है, वो चुनावी रुझानों को देखते हुए कहीं न कहीं सफल होती हुई ठीक नजर है। आ रही है। समय की थोड़ी सी कमी है शरद जी, हम आपसे और जितेंद्र जी आपसे शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके एक एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, उनका एक एक कमेंट चाहिएगा आपका। अगर आरजेडी ये मतलब महागठबंधन अगर ये चुनाव जीतता है, क्योंकि 19-20 है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, अभी टाइम बहुत है हमारे पास में जानने के लिए कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। अगर आरजेडी यानी कि महागठबंधन ये चुनाव जीतता है तो ये जीत किसकी होगी, और अगर एनडीए ये चुनाव जीतता है, अपनी सरकार फिर से बनाता है, तो ये जीत किसकी होगी शरद जी? देखिए, महागठबंधन की जीत तो पूरी तरह से तेजस्वी की मानी जाएगी, और किसी की नहीं मान सकते आप। वो इकलौते लीडर थे जो लगातार वहां पे लगे हुए थे और जीत गए। हालांकि कहा जा सकता है कि उनके लिए राहुल गांधी फिर एक बार अनलकी साबित हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद इस बार भी अनलकी ही साबित हो रहे हैं उनके लिए। दूसरी चीज रही बात एनडीए में, तो एनडीए में मैं मानता हूँ मिलीजुली जीत है, किसी एक नेता की जीत नहीं। अच्छा बहुत प्रैक्टिकल बात की जाए, कि ठीक, नीतीश की भी नहीं कह सकते, पीएम मोदी की भी नहीं कह सकते, और सुशील कुमार की नहीं कह सकते मतलब जी। प्योरली किसी की नहीं कह सकते एनडीए के अंदर। जितेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल त्वरित प्रतिक्रिया जो शरद जी ने कही उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। तेजस्वी यादव ने अपने पिता के जेल में होते हुए जिस कदर चुनावी प्रबंधन को संभाला, मेन जो महागठबंधन के जो चुनावी फेज थे वो तेजस्वी यादव थे। उनके पारिवारिक परेशानियों को होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, और एक कांटे की टक्कर में वो भले हार जाओ, लेकिन चुनावी पंडित या जो सियासी समझ रखते हैं या जो चुनाव के बारे में जानते हैं, वो उनको एक तरह से
काफी सफल मान रहे हैं। वहीं अगर एनडीए सत्ता में वापसी करता है तो वो जीत मिलीजुली जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कैडर की जो टीम है उसकी जीत मानी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को ही, आप यहाँ पर आए, समीकरणों को बताया कि जीत किसकी होगी किसकी नहीं, इसके बारे में भी समझाया, और बाकी और चीजें भी हम लोगों को समझाई और दर्शकों को भी बताई। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम रात शाम को 8 बजे आप लोगों के सामने, दर्शकों के सामने होंगे, जिसमें हम इस पूरे समीकरण पे जो आज सुबह से लेकर के चला है, हमारे जो आपने शोज भी देखे, सुबह से लेकर के हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक से बढ़कर पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और अपने अनुभव को और सब जो पूरा का पूरा वो समझ रखते हैं, उसको हम लोगों के सामने रख रहे हैं, आप सभी के सामने। तो मुझे दीजिए इजाजत, शाम को रात को 7 बजे फिर 8 बजे हम फिर से आपके साथ में। शरद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आमद के चर्चा मुद्दा कार्यक्रम में आने के लिए।